उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर नए साल के आने से पहले ही पर्यटकों से खचाखच भर गया। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से वहां बड़ी संख्या में लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच गए। शहर में मौजूद ज्यादातर होटल और गेस्ट हाउस बुक हो गए और काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर वाराणसी के सभी घाट श्रद्धालुओं से पट गए। शहर में हर तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दी। वाराणसी के घाट पर होने वाली गंगा आरती देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए। हम इस वक्त वाराणसी के अस्सी घाट पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त आरती देखने के लिए यहाँ पर लाखों की भीड़ लगी हुई है। पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आ रही है। गंगा की लहरों पर नाव की सवारी करने से लेकर क्रूज में सैर करने वालों की लंबी लाइन लगी नजर आई। मुझे लगता है कि रिचुअल्स जगह पे आते थे थोड़ा सुकून मिलता है। अगर हम क्लब गोवा ये सब जगह अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ क्या ही मिल रहा है आपको, यहाँ आके बहुत कुछ मिल रहा है। वाराणसी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए अंदाजा लगाया गया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शहर में लाखों की संख्या में लोग पहुंच सकते हैं। और नए साल पर श्रद्धालुओं के सैलाब से निपटने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा स्पर्श दर्शन पर भी रोक लगा दी गई। मतलब मंदिर प्रशासन ने शिवलिंग को छूने पर रोक लगा दी ताकि श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़ को संभाला जा सके, क्योंकि नए साल की वजह से वाराणसी में 24 दिसंबर के बाद से पर्यटकों की संख्या अचानक बढ़ गई। शहर में मौजूद तमाम होटल बुक हो गए। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है। इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने स्पर्श दर्शन यानी शिवलिंग को छूने पर रोक लगा दी। इसके अलावा मंदिर में वीवीआईपी सुविधा देने से भी इनकार कर दिया गया। सुविधाजनक एवं सुरक्षा पूर्वक दर्शन कराने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिनके अंतर्गत विशेष सुविधाएं प्रदान किया जाना अथवा किसी प्रकार का प्रोटोकॉल अथवा विशिष्ट अनुरोध स्वीकार कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। यह व्यवस्था 3 जनवरी तक लागू रहेगी। मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं से संयम और शांतिपूर्वक दर्शन करने की अपील की गई। और वाराणसी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी कड़ाके की ठंड के बावजूद नए साल पर रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हिंदू पंचांग के मुताबिक अयोध्या में 31 दिसंबर को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी, लेकिन उस समारोह से पहले ही अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। भीषण ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने लग गए। मंदिर प्रशासन के मुताबिक इस समारोह के दौरान कई तरह के धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा और इसकी शुरुआत सुबह से की जाएगी। कुछ आयोजन 31 तारीख को पूरे हो जाएंगे, कोई आयोजन 1 जनवरी को पूरा होगा और कोई दूसरा आयोजन 2 जनवरी को पूरा हो जाएगा। बताया गया कि इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां मंदिर तक जाने के लिए एक नया रास्ता भी तैयार कर लिया गया ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी और हिंदू पंचांग के तहत प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ इस साल 11 जनवरी को मनाई गई थी, जबकि दूसरी वर्षगांठ की तारीख 31 दिसंबर है। इसी वजह से वहां श्रद्धालुओं का तांता लग गया। दूर दूर के इलाकों से भी श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए। हमारे तिरुपति से और राम जी के दर्शन करने के लिए आए थे। बहुत अच्छा हुआ था, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। हालांकि अयोध्या में इन दिनों भयंकर ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही घना कोहरा भी परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी वहां नए साल पर भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई। और इसी तरह की भीड़ उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भी उमड़ पड़ी। इसकी वजह से वहां के हालात बेकाबू हो गए और नए साल के मौके पर अचानक इतने श्रद्धालु वहां पहुंच गए कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। हालात ऐसे हो गए कि वृंदावन में मौजूद बांके बिहारी मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई। बांके बिहारी के दर्शन के लिए लोग घंटों कतार में खड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद उनका उत्साह कम नहीं हुआ। इस बीच मंदिर के मुख्य पुजारी ने भारी भीड़ को देखते हुए वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वो कुछ दिनों बाद आने का प्लान बनाएं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, बिहारी जी महाराज यही है, कहीं नहीं जा रहे हैं। आगामी 2026 पूरा साल आपके पास है। 2-4 दिन रुककर वृंदावन आ जाना, लेकिन इस समय आपका आना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। जानकारी के मुताबिक वृंदावन के सभी होटल, गेस्ट हाउस, आश्रम 5 जनवरी तक के लिए फुल हो चुके हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वृंदावन में बाहर की गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। अनुमान है कि वहां नए साल के मौके पर करीब 5 लाख श्रद्धालु अलग अलग मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं और इस दौरान सबसे ज्यादा भीड़ बांके बिहारी मंदिर में उमड़ सकती है, क्योंकि नए साल से पहले ही वृंदावन के ज्यादातर होटल और गेस्ट हाउस भर चुके हैं।
नई बुकिंग के लिए लोग दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर देश के उन मंदिरों में शामिल है जहां रोजाना बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। लोगों को संभालने में मंदिर प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट जाते हैं, और जब बात नए साल की हो तो वहां लोगों का ऐसा सैलाब पहुंचा है कि मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। यही वजह रही कि इस खास मौके के लिए प्रशासन ने पहले ही अपनी कमर कस ली ताकि अनहोनी की किसी भी घटना को वक्त रहते टाला जा सके। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के अलावा भी वहां कई मंदिर हैं जहां नए साल पर लोगों का तांता लग जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि नए साल पर भगवान के दर्शन करने से पूरा साल अच्छा बीतता है। यही वजह रही कि वृंदावन में क्रिसमस के बाद से ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मौजूद वृंदावन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहां सबसे ज्यादा भीड़ बांके बिहारी मंदिर में लगती है। इसके अलावा राधा रमण मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और इस्कॉन मंदिर में भी पूरे साल अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचते हैं। बीते कुछ सालों में संत प्रेमानंद के लिए भी वहां श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंचने लगा है। उनके दर्शन पाने के लिए लोग कई घंटों तक इंतजार करने से भी पीछे नहीं हटते, और नए साल के मौके पर तो श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों के मुकाबले कई गुना बढ़ जाती है। इस बार भी ऐसे ही संकेत मिले, क्योंकि जानकारों के मुताबिक वृंदावन में जितने भी होटल हैं उनके ज्यादातर कमरे बुक हो चुके हैं, और दावा है कि उनकी बुकिंग उन श्रद्धालुओं ने कराई जो नए साल पर मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं। वृंदावन और उसके आसपास के इलाकों में करीब 900 होटल और गेस्ट हाउस जबकि 500 आश्रम हैं, लेकिन दावा है कि उनमें ज्यादातर फुल हो चुके हैं। लेकिन अनुमान है कि वहां श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला और बढ़ सकता है, इसीलिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में पूरी ताकत झोंक दी। इसके साथ ही भीड़ पर काबू पाने के लिए वृंदावन में बाहर से आने वाली गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। ये रोक 5 जनवरी तक जारी रहेगी। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भारी भीड़ पहुंचने के अनुमान के बाद भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई। मंदिर प्रशासन का मानना है कि नए साल के मौके पर देश भर से करीब 12 लाख श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंच सकते हैं, और इसीलिए वहां भस्म आरती के लिए होने वाली ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई ताकि नए साल पर होने वाली भीड़ पर काबू पाया जा सके। जानकारी मिली कि यह आदेश 5 जनवरी तक लागू रहेगा, यानी 5 जनवरी तक श्रद्धालु सिर्फ मंदिर में जाकर ही भस्म आरती में शामिल होने की बुकिंग करवा पाएंगे। ये चलित भस्म आरती के माध्यम से मंदिर समिति के द्वारा व्यवस्था की गई है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो भस्म आरती का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें। क्या जानकारी मिली कि नए साल पर उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर समिति ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए ऑफलाइन बुकिंग भी बंद कर दी ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि इस दौरान भोर में होने वाली भस्म आरती चालू रहेगी, जिसमें श्रद्धालु सुबह 4:30 और 5:30 बजे के बीच लाइन में लगकर दर्शन कर सकेंगे, और भस्म आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को पहले से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि 3 और 4 जनवरी को बेहिसाब श्रद्धालु आ सकते हैं, क्योंकि 3 जनवरी को शनिवार और 4 जनवरी को रविवार है। यही वजह रही कि भस्म आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई ताकि मंदिर के आसपास सुरक्षा में कोई गड़बड़ी न हो। मंदिर प्रशासन ने आरती की बुकिंग के अलावा भी कई नियमों में बदलाव कर दिए। साथ ही महाकाल मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए ताकि श्रद्धालुओं का कहीं भी जमावड़ा न लगे और भीड़ बेकाबू न होने पाए। इधर दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में आवारा कुत्तों ने एक महिला पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक महिला पर एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। नोएडा के सेक्टर 137 की एक हाउसिंग सोसाइटी में यह घटना तब हुई जब वो महिला अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए निकली थी। उसी दौरान कुत्ते ने उन्हें काट लिया। उत्तर प्रदेश में हापुड़ के एक इलाके में एक कार से बिजली का तार टूटने के बाद 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर डंडों से भी हमला कर दिया। साथ ही उन्होंने एक दूसरे के घरों पर भी कई पत्थर बरसाए। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस को वहां बुलाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वहां उन दोनों पक्षों के लोगों में पहले कहासुनी हुई और वो लोग आपस में भिड़ गए। इस घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी, लेकिन उनके बीच हुई मारपीट की वजह का पता नहीं चल पाया। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमू कस्बे में एक मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। पुलिस ने उपद्रव में शामिल 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया।
तनाव को देखते हुए चौमू कस्बे में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं और पूरे इलाके को किसी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर समेत तमाम बड़े अफसर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौमू की सड़कों पर फ्लैग मार्च करते दिखे। मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी के बाद में पुलिस इस वक्त आप देखिए कि मार्च कर रही है यहाँ पर चौमू के अंदर शांति के लिए। आप देखिए चौमू कस्बे में बस स्टैंड के पास मौजूद कलंदरी मस्जिद के बाहर हुए बवाल के बाद कई थानों की पुलिस फोर्स को बुला लिया गया। पुलिस वालों के साथ आरएएफ की एक टुकड़ी को भी हालात को संभालने के लिए तैनात कर दिया गया और चौमू बस स्टैंड के आसपास के मोहल्लों में उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस और आरएएफ के जवानों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी और पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने वाले आरोपियों को उनके घरों से खींचकर हिरासत में लिया गया। पुलिस पूरे एक्शन मोड के अंदर है और एक एक को बख्शना नहीं चाहती। पुलिस जिन्होंने रात को दंगाई थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, उनको एक एक को चुन चुन कर घरों में घुसकर पुलिस लेकर आ रही है और पूरी की पूरी फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स अंदर घुस चुकी है। पुलिस के जवानों ने उस गली के एक एक घर की तलाशी ली जिससे निकलकर पत्थरबाजों की भीड़ रात के वक्त पुलिस वालों पर टूट पड़ी थी। उपद्रवियों पर एक्शन लेने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वज्र वाहन के साथ पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स, आरएएफ की स्पेशल टुकड़ी और जयपुर पुलिस लाइंस के 500 से ज्यादा जवान तैनात दिखे। चौमू कस्बे में जगह जगह पोस्ट बना दी गई। चौमू कस्बे के सभी बाजार बंद करवा दिए गए और इंटरनेट सेवा भी अगले 24 घंटों के लिए बंद कर दी गई। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और यह भरोसा दिया कि किसी भी निर्दोष के ऊपर पुलिस एक्शन नहीं लेगी। स्थिति कंट्रोल में है, अभी वही सर्च कर रहे हैं हम लोग और फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कुछ लोगों को किया हिरासत में लिया। हाँ, लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। वो क्यों गया? शांति सहमति के साथ हुआ था। विश्लेषण कर रहे हैं। करीब आधे घंटे के अंदर ही पुलिस वालों ने उपद्रव करने वाले 100 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में ले लिया। हालांकि पकड़े गए कुछ लोग खुद को निर्दोष बताते दिखे। तो पत्थरबाजी क्यों नहीं? सर निगम में तो छोड़ते कमरे के अंदर यहाँ पर मतलब आपने की थी पत्थरबाजी? मैंने कर अल्लाह ही समझ। अफसरों ने भारी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती कलंदरी मस्जिद के पास भी कर दी क्योंकि चौमू बस स्टैंड के ठीक सामने मौजूद कलंदरी मस्जिद के पास रेलिंग लगाए जाने और वहां से पत्थर हटाए जाने को लेकर ही बवाल की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते वहां जंग जैसे हालात बन गए। मस्जिद के पास वाली गली से सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। अंधेरे में उपद्रवियों ने पुलिस वालों को निशाना बनाकर पत्थर फेंके। जान बचाने के लिए पुलिस वालों को वहां से भागना पड़ा, जबकि कई पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस वालों के घायल होने के बावजूद उपद्रवी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, बल्कि उस गली में लोगों की भीड़ और ज्यादा बढ़ती गई। भीड़ में मौजूद लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए पत्थर बरसाते दिखे। कलंदरी मस्जिद के पास वाली उस गली में 1 घंटे तक भयानक बवाल चलता रहा और वहां चारों तरफ अफरा तफरी मची रही। हालात बिगड़ते देख पुलिस वालों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई और बवाल शांत हो सका। पुलिस के मुताबिक पथराव के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। सुबह होते ही कलंदरी मस्जिद के पास हुए उपद्रव के निशान चारों तरफ दिखाई दिए। सड़कों पर पत्थर और ईंट के टुकड़े बिखरे मिले तो कई टूटी हुई गाड़ियां खड़ी दिखी। ये जीप किस तरीके की पत्थरबाजी हुई आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ से जितने भी वाहन खड़े थे उनको तोड़ दिए गए, शीशे तोड़ दिए। उपद्रव के बाद चौमू बस स्टैंड के आसपास कर्फ्यू जैसे हालात दिखाई दिए। सुबह होते ही पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फोर्स को और अंदर भेजा जा रहा, आप देखिए कि और फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा। यहाँ से आपको तस्वीरें देखेंगे, यही वो गली है। जानकारी मिली कि पुलिस की कार्रवाई शुरू होते ही कुछ लोग अपना घर छोड़कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने ऐलान किया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कहीं भी छिप जाए। पुलिस के मुताबिक कलंदरी मस्जिद के पास करीब 45 साल से पड़े पत्थरों को हटाने को लेकर सहमति बन गई थी और यह तय हुआ था कि मस्जिद के सामने पड़े पत्थरों को हटा दिया जाएगा और मस्जिद के पास एक पुलिस बूथ बनवा दिया जाएगा। यहाँ सारी तैयारी हो गई, वेल्डिंग सारा सामान हो गया। इस बीच में जो मुस्लिम समुदाय की ओर से कहा गया इसको कि इसकी रेलिंग लगा दी जाए। आरोप लगाया गया कि मुस्लिम समुदाय ने बिना अनुमति के 2 तरफ से रेलिंग का काम भी शुरू करा दिया, लेकिन मस्जिद के पीछे वाले हिस्से की तरफ रेलिंग लगाए जाने पर हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने आपत्ति जता दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिद को लेकर पहले से ही मामला कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में रेलिंग लगाकर कब्जा पक्का किया जा रहा है।
यानी पत्थर हटाए जाने का जो मामला पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच चल रहा था, वो हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच उलझता दिखा। पुलिस अफसरों ने तुरंत एक्शन लिया और बिना अनुमति के मस्जिद के सामने बनवाई जा रही रेलिंग को तोड़वाने का आदेश दे दिया, ताकि रेलिंग को लेकर चोमू कस्बे का सांप्रदायिक माहौल न बिगड़े। पुलिस की एक टीम मिट्टी खोदने वाली मशीन के साथ वहां पहुंची और रेलिंग तोड़ दी। इसी के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने बवाल कर दिया। हिंदू समुदाय का दावा है कि चोमू बस स्टैंड के पास कलंदरी मस्जिद अतिक्रमण करके फुटपाथ पर बनवाई गई थी। लंबे वक्त से वहां आने जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता। साल 1981 में इसे हटाने के लिए कोर्ट में याचिका डाली गई थी। मामला कोर्ट में पहुंचा तो यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया। यानी कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद के आसपास कोई छेड़छाड़ न की जाए, मतलब जो जैसा है वैसा ही रहे। इसलिए मस्जिद के सामने जो पत्थर पड़े थे उन्हें 45 साल तक नहीं हटाया गया। लेकिन लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक की और उन पत्थरों को वहां से हटाने पर सहमति बना ली। लेकिन रेलिंग वाले मामले पर बात बिगड़ गई और बवाल हो गया। इस उपद्रव के बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने पुलिस वालों के समर्थन में मार्च निकाला। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों ने पुलिस वालों पर हमला किए जाने पर दुख जताया। शाम तक पुलिस ने इस मामले को सुलझा भी लिया था। जो पत्थर थे वो पत्थर हट चुके थे। उसके बाद में इन लोगों ने एकजुट होकर रात के समय में जो पुलिस पे प्रहार किया, पुलिस पे वार किया, इससे मनाहत है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बवाल के बाद चोमू कस्बे में चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात दिखी। इधर दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर उन्नाव की रेप पीड़ित ने धरना प्रदर्शन कर दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रेप पीड़ित लड़की और उनके समर्थकों ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने इस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दिए जाने पर नाराजगी जताई। 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दानिश राव नाम के टीचर को गोली मारे जाने का वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूटर पर आए 2 लड़के उनके सिर में गोली मारते नजर आए। गोली मारने के बाद दोनों लड़के वहां से भाग निकले थे। पुलिस उन दोनों की पहचान करने में जुट गई। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने गैंगस्टर लक्की पटियाल की एक साथी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले उसने गोलीबारी की 2 वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात में जो इसके साथ दूसरा साथी इन्वॉल्व था उसको भी हम बहुत जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस टीम पर हमला किए जाने के मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। वहां मवाना थाना क्षेत्र में कुछ लोगों पर पुलिस को पीटने के आरोप लगाए गए थे, क्योंकि उन लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया था। यही नहीं, सादे कपड़ों में पहुंचे एक पुलिसकर्मी के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। काका पुलिस वाला तो काका पुलिस वाला पिस्टल ले रहा तुझे पता है? देसी पिस्टल है। काका पुलिस वाला हमारे भैया को जबरदस्ती थाने आया था देसी पिस्टल लेके गोली मारने की पता नहीं कौन है भाई, ड्यूटी है जिन्हें नहीं है। गाड़ी दिखा नंबर प्लेट, गाड़ी नंबर ही हो रहा, गाड़ी नंबर प्लेट नहीं है, नंबर प्लेट की। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो उन पुलिस वालों की भी मुश्किलें बढ़ गईं जिन्होंने मारपीट के आरोप लगाए, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उन पुलिस वालों ने अपने बड़े अधिकारियों को गलत जानकारी दी थी कि वो गोहत्या के एक केस के सिलसिले में घटना वाली जगह पहुंचे थे और उन्होंने दावा किया था आरोपियों ने पुलिस के काम में रुकावट डाली थी और हमला किया था। जबकि इस मामले से जुड़े एक वीडियो में दिखा कि जिन लोगों पर हमले के आरोप लगे वो खुद पुलिस बुलाने की मांग कर रहे थे। भैया जबरदस्ती कर रहे हैं। लोगों ने उन पुलिस वालों पर अवैध तमंचा दिखाने और धमकाने के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, आरोप तो यहां तक लगाए गए कि वो पुलिसकर्मी अवैध वसूली की कोशिश में थे। जो पुलिसकर्मी हैं बिना वर्दी के, बिना पुलिस की गाड़ी के और इसके साथ जिस तरह से बाकायदा यहाँ बिना जानकारी के वो वहाँ पे पहुँचे थे। यही वजह रही कि मेरठ के एसएसपी ने लापरवाही के आरोप में उन दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने मरीजों को बिना इलाज किए फर्जी तरीके से मेडिक्लेम का पैसा लेने के आरोप में एक अस्पताल के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में अस्पताल के 2 डायरेक्टर भी शामिल रहे। आरोप है कि उन्होंने बिना मरीजों का इलाज किए लाखों का मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया।
ये फर्जीवाड़ा मेरठ के नौचंदी इलाके के शुभकामना हॉस्पिटल नाम के अस्पताल में किया जा रहा था, ऐसा आरोप है। फर्जीवाड़े से पर्दा तब उठा जब इंश्योरेंस कंपनी को अस्पताल के दस्तावेजों पर शक हुआ। इस पर कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। मेरठ में बजाज एलियांस कंपनी की शिकायत पर जब पुलिस ने जांच की तो शुभकामना हॉस्पिटल ने बिना मरीजों का इलाज किए ही मेडिक्लेम ले लिया। मतलब फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अस्पताल के लोग इंश्योरेंस कंपनी से मेडिक्लेम का पैसा ऐंठने में जुटे थे और जांच पूरी होने के बाद तुरंत पुलिस ने इस मामले में एक्शन ले लिया। शुभकामना हॉस्पिटल पर छापेमारी की गई। जांच में पता चला अस्पताल में मरीजों के इलाज करवाने के फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए गए थे और फिर उन फर्जी दस्तावेजों को मेडिक्लेम का पैसा लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया गया था। आरोप लगाया गया कि पिछले काफी समय से इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल के 2 डायरेक्टरों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें भी 2 जो हॉस्पिटल है उसके डायरेक्टर हैं और 2 अन्य कर्मचारी हैं। इसके अलावा पुलिस यह पता लगाने में भी जुट गई कि अस्पताल ने इंश्योरेंस कंपनी से कितने मरीजों का फर्जी मेडिक्लेम लिया था। उधर चंडीगढ़ में उस वक्त दहशत फैल गई जब जिला कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। चंडीगढ़ में जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई और इसके बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर में तलाशी अभियान चलाया। दावा किया गया कि तलाशी अभियान में कोई भी संदिग्ध चीज वहां से नहीं मिली। राजस्थान के कोटा में सड़क पर चल रही लोगों से भरी एक बस के टायर में आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि ड्राइवर ने वक्त रहते लपटों को देख लिया और उन पर पानी डालकर उन्हें बुझा दिया। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने एक मकान में छापेमारी कर अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक वहां से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश भी मिला। बरामद नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। इस मामले में 2 लोग हिरासत में लिए गए। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद वहां रखे गए गमले लोग उठाकर ले गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम के लिए वहां प्रशासन ने गमले लगाकर भव्य सजावट की थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन गमलों की लूट मच गई। चोरी कर रही गमले, मोदी जी गए गमला चुराना शुरू कर दिया। वहां सड़क के किनारे कई लोग अपनी कार, मोटरसाइकिल और स्कूटर को रोककर खड़े हो गए और सजावट के लिए रखे गए गमलों को उठाते नजर आए। उनमें एक महिला ने तो अपने दोनों हाथ गमलों से भर लिए। ये देखिए लूट मची हुई है, लूट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इस बीच सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वीडियो बनाए जाने के दौरान भी वो लोग खुलेआम गमले उठाते रहे और ऐसा लगा मानो उन लोगों के लिए ही वो गमले रखे गए हों, क्योंकि 1 या 2 नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लोग खूबसूरत फूलों से सजे गमलों को चुराने के लिए वहां पहुंच गए। और लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास की गई सजावट को उन्होंने बिगाड़ दिया। वहां एक स्कूटर सवार ने तो कई गमलों को उठाकर अपने स्कूटर पर रख लिया। इस दौरान उसके एक हाथ में बीजेपी का झंडा नजर आया, जबकि दूसरे हाथ से वो गमले उठाता दिखाई दिया। चोरी करते हुए वहां वीडियो बना रहे एक लड़के को एक दूसरी महिला रोकती नजर आई। इस दौरान उन्होंने एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से गमले उठाती दिखी। यहाँ से क्यों ले जा रहे हो आप लोग? ये देखिए चोरी करते हुए वीडियो कितनी शानदार। उनके अलावा राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास से गुजर रही कई और महिलाएं वहां रुकी और गमलों को अपनी गाड़ियों में भरकर ले गईं। और उन लोगों को देखकर कई बच्चे भी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास रखे गए गमलों को उठाने के लिए पहुंच गए और वो बच्चे एक थैले में छोटे छोटे गमलों को भरते नजर आए। इस दौरान उनमें एक बच्चे ने वो थैला पकड़ा और उसका साथी एक एक कर फूलों के गमलों को उठाकर उसमें भरता दिखाई दिया। उनके अलावा 2 और बच्चे वहां पहुंच गए। हालांकि उन्होंने गमले नहीं उठाए और उनकी मां उन्हें अपने साथ लेकर चली गई, लेकिन उन दोनों बच्चों ने उस थैले को गमलों से भर लिया और अपनी साइकिल पर थैला टांगकर बड़े आराम से निकल गए। इस दौरान कुछ लोग उनसे गमले ले जाने को लेकर सवाल भी पूछते रहे, लेकिन उन्होंने उन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और गमले चोरी होने की जानकारी मिलते ही लखनऊ विकास प्राधिकरण के कई अधिकारी राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास पहुंच गए। वहां सड़क पर बने डिवाइडर पर रखे गए गमलों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद घंटों तक गमले चोरी होने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन हद तो तब हो गई जब लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने भी लोग गमले उठाने लग गए। ये क्यों ले जा रहे थे? आप बताइए।
क्यों ले जा रहे थे आप? हम तो गिरा हुआ आपसे पूछ के ले जाते, क्या ले जा सकते हैं गिरा हुआ? नहीं, ये गिरा हुआ नहीं, यहाँ पर लगाया गया है, सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं। ये आपको शर्म नहीं आती? आती है। उन अधिकारियों ने उनमें एक स्कूटर सवार को रोका और सवाल करने पर वो अलग अलग बहाने बनाता सुनाई दिया। इसके बाद वहां रखे गए गमलों की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को बुलाना पड़ा। और इसके साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने वहां से गुजरने वाली कुछ गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। फिर तो वो अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी दंग रह गए, क्योंकि उनमें एक गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें सवार लोग एक नहीं बल्कि कई गमले एक साथ बाहर निकालते नजर आए। कहाँ पर गमले? तो ये गमले आप लोग क्यों ले जा रहे हैं? अरे सर जा रहे थे लोग। तो गमले चोरी करना ठीक है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास गमले चोरी होने के मामले में वहां की मेयर ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से कार्रवाई करने की मांग की। कुछ शरारती तत्वों की वजह से लखनऊ शर्मसार हुआ, इसका हम लोगों को बड़ा कष्ट है। कार्रवाई एलडीए विकास प्राधिकरण को करना चाहिए और वाकई में कार्रवाई होनी चाहिए। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। वहां उद्घाटन कार्यक्रम के लिए फूल लगे गमलों से सजावट की गई थी, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग गमले उठाने लग गए। उधर दिल्ली के नजदीक यूपी के नोएडा में एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद आरोपी ड्राइवर वहां से फरार हो गया, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और थार गाड़ी भी जब्त कर ली। उसे क्रेन की मदद से थाने ले जाया गया। टक्कर की वजह से गाड़ी का आगे का हिस्सा टूट चुका था। बताया गया कि उस तेज रफ्तार गाड़ी ने नोएडा के सेक्टर 24 इलाके में कई गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और हादसे में घायल हुए व्यक्ति को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने थार गाड़ी के ड्राइवर पर कई आरोप लगाए और दावा किया कि हादसे के वक्त थार गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। उन्हें टक्कर मारने के बाद गाड़ी तेजी से आगे निकल गई। गाड़ी करीबन 100 के आसपास में स्पीड पे होगी और वो पीछे भी एक्सीडेंट करता हुआ आया था और उसने आओ न ताओ देखा, साइड भी नहीं देखा और वो मार के चला गया। ये भी नहीं कि रुक के उसने मेरे को पलट के देखा भी होगा, वो बहुत तेज़ी से आगे निकल गया। उन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। इधर दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के दौरान नीरज बवाना गैंग के 2 बदमाशों को धर दबोचने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने देर रात चेकिंग के दौरान नीरज बवाना गैंग से जुड़े दीपक मान और अंकित नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से पुलिस ने एक बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो कार, 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद की। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक क्रिसमस इवेंट को लेकर विवाद हो गया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर हंगामा कर दिया। नाराज लोगों ने वहां लगाया गया क्रिसमस ट्री तोड़ दिया। आयोजकों ने हंगामा करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। गुजरात के भरूच में कुत्तों के हमलों से बचने के चक्कर में एक महिला हादसे का शिकार हो गई। वहां कई कुत्ते स्कूटर से जा रही उस महिला के पीछे दौड़ पड़े। इस दौरान जान बचाने के लिए उन्होंने अपने स्कूटर को भगाया, लेकिन नियंत्रण खोने की वजह से वो बिजली के एक खंभे से टकराकर बुरी तरह घायल हो गई। उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक जंगली सुअर ने वन विभाग के एक दारोगा पर खौफनाक हमला कर दिया। खेत में किसानों पर हुए हमले की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम उस जंगली सुअर को पकड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन इसी बीच उसने वन विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया और उस जंगली सुअर ने झपट्टा मारकर उस दारोगा को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वो जमीन से उठ ही नहीं पाए, क्योंकि उस सुअर ने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया। फिर तो वहां मौजूद वन विभाग की टीम के लोग उस पर डंडे बरसाते रहे, लेकिन डंडों का भी उस पर कुछ असर नहीं दिखा। इस दौरान वो लोग पत्थर भी मारते रहे और थोड़ी देर में वो सुअर उस दरोगा को खींचकर वहां से कुछ दूर लेकर चला गया। लेकिन वन कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी और उस पर लगातार डंडों की बौछार करते रहे। वहां काफी देर तक चली जद्दोजहद के बाद उस जंगली सुअर ने दारोगा को छोड़ा और तब जाकर वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली। बदायूं के उझानी थाना इलाके में वन विभाग की टीम उस जंगली सुअर को पकड़ने पहुंची। उसे अपने कब्जे में लेने के लिए टीम के लोग खेत में एक जाल लेकर खड़े हो गए। वहां उन लोगों ने उसे उस जाल के जरिए फंसाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने उस पर वो जाल भी डाल दिया, लेकिन अचानक वो पीछे की तरफ भागा और उसने उस दरोगा पर हमला कर दिया।
बताया गया कि उसके हमले में उस दरोगा के साथ वन विभाग की टीम के कुछ लोग भी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस हमले के बाद बदायूं के उझानी थाना इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत मच गई। बताया गया इससे पहले उस जंगली सुअर ने खेत में काम कर रहे कई किसानों पर हमला किया था और लगातार हुए हमलों की वजह से उझानी थाना इलाके के सिरसौली गांव में किसानों का खेत में काम करना मुश्किल हो गया। मस्ती से घूम रहा हूँ, यार पाप घूम रहा हूँ, देख ली। वहां वो जंगली सुअर खेत के बीच घूमता नजर आया। बताया गया उसने खेत में काम कर रहे 20 से ज्यादा लोगों पर हमला कर दिया। इसके बाद वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। यहाँ पर जंगली सुअर था और वो उसने हम पर हमला कर दिया। हम 4-5 लोग थे और वहाँ से हम जान बचा के भागे हैं। सिरसौली गांव के किसानों ने बताया कि उस जंगली सुअर ने बड़े पैमाने पर उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में उन्होंने उसे पकड़ने के लिए प्रशासन से अपील की। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गायक कैलाश खेर के शो में भीड़ के बेकाबू होने के बाद कार्यक्रम रद्द करना पड़ गया। वहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम में गायक कैलाश खेर परफॉर्म करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस कार्यक्रम के बीच भीड़ बेकाबू हो गई। स्टेज से थोड़ी दूरी पर बैठे कुछ लोग बैरिकेड फांदते नजर आए, लेकिन थोड़ी देर के बाद तो बड़ी संख्या में लोगों ने बैरिकेड को फांदना शुरू कर दिया और दौड़ दौड़ कर स्टेज की तरफ जाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। हमारे इंस्ट्रूमेंट से इक्विपमेंट्स के निकट भी आए तो हम शो बंद कर देंगे। हमने आपकी प्रशंसा की और आप इतना जानवरगिरी कर रहे हैं, जानवरगिरी मत करिए प्लीज। इसके बाद तो हालात इतने बिगड़ गए कि कैलाश खेर ने कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया और उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांति बनाए रखने की गुजारिश की। बताया गया कि बैठने वाली जगह से स्टेज की दूरी ज्यादा होने की वजह से लोगों को कैलाश खेर दिखाई नहीं दे रहे थे और दावा किया गया कि उन्होंने लोगों को आगे बुलाया। बताया गया कि इसके लिए उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से अपील की, लेकिन आरोप लगा कि वहां मौजूद लोगों ने सुरक्षा कर्मियों को बैरिकेड हटाने का मौका ही नहीं दिया और उन लोगों ने दौड़ते हुए स्टेज के पास बनाया गया सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। वो लोग एक नहीं बल्कि 2 सुरक्षा घेरों को तोड़ते नजर आए। थोड़ा इससे बचिए और इधर आइए। देखिए हमने बड़ों से भरोसा दिलाया है, हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, जरा इधर आइए। वहां भीड़ के बेकाबू होने पर कैलाश खेर नाराज हो गए। हालांकि उन्होंने लोगों से शांति की अपील की, लेकिन भीड़ स्टेज के पास ही डटी रही। उधर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद करीब 2 किलोमीटर तक घसीट दिया। डरा देने वाली इस घटना में बाइक सवार की जान बाल बाल बची। बाद में लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, क्योंकि टक्कर लगने के बाद भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। वो मोटरसाइकिल को घसीटता हुआ काफी दूर तक ले गया। बाइक कार में फंस चुकी थी। सड़क से रगड़ खाने की वजह से मोटरसाइकिल से चिंगारियां निकलने लग गईं। ऐसा लगने लगा जैसे उस कार के नीचे कई पटाखे एक साथ फोड़ दिए गए हों। यह बेहद डरावना और खतरनाक भी था, क्योंकि कभी भी कार और बाइक दोनों में आग लगने का खतरा था। बाद में सड़क से गुजर रहे दूसरे लोगों ने किसी तरह उस कार को रुकवाया, तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। दावा किया गया कि कार का ड्राइवर शराब के नशे में था। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक युवक ने शादी से इनकार करने पर एक महिला को गोली मार दी। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में शादी से इनकार करने पर क्लब के अंदर एक शादीशुदा महिला को गोली मार दी गई। घायल हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई। गोली मारने के आरोप में पुलिस ने तुषार नाम के युवक और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। किसी लड़के की उनसे मुलाकात हुई और किसी बात के कारण उस लड़के ने उनके ऊपर गोली चला करके जानलेवा हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीच सड़क पर 2 छात्राओं में जबरदस्त मारपीट हो गई। इस दौरान एक छात्रा ने दूसरी छात्रा पर बेल्ट की बरसात कर दी। बताया गया कि दोनों छात्राओं का दोस्त एक ही था और उसे लेकर ही उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़की अपनी बात मनवाने के लिए बिजली के एक टावर पर चढ़ गई, जिससे हड़कंप मच गया। बताया गया कि उसने अपने प्रेमी पर शादी का दबाव बनाने के लिए ऐसा किया। जानकारी के मुताबिक जब उसके प्रेमी ने उसे मनाया, तब वो टावर से नीचे उतरी। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री मालिकों और किसानों के बीच हुई बैठक में राकेश टिकैत की तीखी बहस हो गई। वहां फैक्ट्री के कूड़े को जलाने और उससे फैल रहे प्रदूषण को लेकर फैल रहे विवाद को खत्म करने के लिए अधिकारियों ने यह बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में फैक्ट्री मालिकों और किसान नेता राकेश टिकैत के बीच बहस हो गई। हम सारे मिले बंद करके चाबी डीएम साहब एक मिनट डीएम साहब को चाबी दे देंगे। हम इतने दहशत के माहौल में, हम इतने उसमें अपनी मिले चलाने के लिए
बिल्कुल तैयार नहीं है। मुजफ्फरनगर में फैक्ट्रियों का कचरा जलाने को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। वहां फैक्ट्रियों के मालिकों और किसानों के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन इस दौरान इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष ने गुस्से में फैक्ट्रियों को बंद करने की बात कह दी। इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। आपकी फैक्ट्री चला ना चला, ये कचरा नहीं चलेगा, कचरा निकलेगा बाहर से बनने जो कचरा जो ट्रक भर का है ये मुजफ्फरनगर में आएगा नहीं। मेरी बात सुन लो। उन्होंने फैक्ट्रियों के मालिकों को चेतावनी दे दी कि फैक्ट्रियों का कचरा किसी भी कीमत पर न जलाया जाए। इधर हैदराबाद से दरभंगा के लिए उड़ान भरने के बाद इंडिगो की एक फ्लाइट कोलकाता पहुंच गई तो यात्रियों ने हंगामा कर दिया। हुआ ये कि हैदराबाद से उड़कर फ्लाइट दरभंगा पहुंच तो गई, लेकिन खराब मौसम की वजह से लैंडिंग की इजाजत उसे नहीं मिली और इसी वजह से उस विमान के पायलटों ने विमान को कोलकाता डायवर्ट कर दिया। लेकिन कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचते ही फ्लाइट में सवार यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। करवा दीजिए ना, क्या बोलना चाहता है? क्या बोलना बोलिए। हंगामे के बीच विमान के चालक दल ने विमान को हैदराबाद ले जाने का विकल्प यात्रियों के सामने रखा, लेकिन उनके इस ऑफर के बाद तो यात्रियों का गुस्सा मानो और ज्यादा बढ़ गया। पूछ रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा के कोई हाँ बोलिएगा। इनको ये लोग ढूंढ रहे हैं, अगर आधा फ्लाइट बोल रहे हैं कि हैदराबाद जाना है ना, लेके चलिए। विमान में सवार कोई भी यात्री किसी भी कीमत पर दोबारा वापस हैदराबाद नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उन्होंने कुछ ही घंटे पहले हैदराबाद से दरभंगा के लिए उड़ान भरी थी और चालक दल ने उनके सामने फिर से वहीं जाने का विकल्प रख दिया। हंगामा कर रहे यात्रियों ने आरोप लगाया कि चालक दल ने उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरने तक नहीं दिया और रास्ता रोककर विमान के गेट पर खड़े रहे। नाराज यात्रियों ने विकल्प रखा कि उन्हें दरभंगा नहीं तो पटना एयरपोर्ट पर उतार दिया जाए। हमको दरभंगा के लिए जो करना करे, ये जो कर सकता है हमको दरभंगा भेजो। हंगामे के दौरान कुछ लोगों ने रिफंड की मांग भी कर दी, जबकि कुछ लोगों ने तो गुस्से में यह तक कह दिया कि चालक दल उन्हें चाहे तो पुलिस बुलाकर जेल में डलवा दे, वो हैदराबाद नहीं जाएंगे। अगर आपको लगता है तो पुलिस को बुलाकर जेल में डालें, जेल में रहेंगे एक दिन। तो इतना देर देखेंगे ना कैसा होगा, वेदर सही हो जाएगा। जब तक हम जेल में रहेंगे तो वेदर सही हो जाएगा। हंगामे के दौरान माहौल तनाव भरा हो गया। कई यात्री बुरी तरह परेशान दिखे। विमान के अंदर शोर शराबा होता रहा और विमान का चालक दल यात्रियों को अपनी मजबूरी बताने और समझाने की कोशिश में जुटा रहा, क्योंकि यात्रियों का पारा चढ़ता ही जा रहा था। हैदराबाद से बिहार के दरभंगा जाने के लिए निकले यात्री पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचे तो उन्होंने बस के जरिए दरभंगा पहुंचाए जाने की मांग कर दी। यहाँ से बस करके दे, जो बस करके दे, हम लोग दरभंगा जाना। चालक दल ने हंगामा कर रहे यात्रियों को बताया कि खराब मौसम और कम विजिबिलिटी की वजह से वो विमान को पटना एयरपोर्ट पर भी नहीं उतार सकते। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में चौकी इंचार्ज पर बदतमीजी करने का आरोप लगाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। नाराज बीजेपी नेता आरोपी चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और धरना दे रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ लोग उस दौरान भजन गाने लगे। थाने के बाहर हंगामा होता देख पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनने के बाद मामले की जांच कराने का भरोसा दिया। इस पूरे प्रकरण की जांच एसीपी कर्नलगंज को दी गई है और उसको जांच करेंगे और जो भी इसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई होने का भरोसा मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कफ सिरप कांड के आरोपी शुभम जायसवाल की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने का नोटिस जारी कर दिया गया। पुलिस ने वाराणसी की कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की थी उसके मुताबिक दवा कारोबारी शुभम जायसवाल ने नशे का कारोबार कर अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति बनाई और पुलिस की उसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने नोटिस भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस टीम ने शुभम जायसवाल और उनके परिवार से जुड़ी कई ऐसी संपत्तियों की पहचान की थी जिन्हें जांच के बाद अवैध बताया गया। एसआईटी की टीम ने शुभम जायसवाल और उसके परिवार की लगभग 38 करोड़ के आसपास की संपत्ति आइडेंटिफाई करके कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक शुभम जायसवाल और उनके परिवार को 1 हफ्ते के अंदर यह साबित करना होगा कि उन्होंने ये संपत्ति वैध तरीके से बनाई थी
और अगर वो ये साबित नहीं कर पाए तो उनकी संपत्ति सील कर ली जाएगी। और माना जा रहा है कि अगर उनकी संपत्ति सील कर ली गई और उस पर बुलडोजर की भी कार्रवाई हो सकती है। मामला सामने आने के बाद से ही शुभम जायसवाल फरार हो गए थे और आशंका जताई गई कि वो दुबई भाग चुके हैं। पुलिस ने कुछ रोज पहले ही उन पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी थी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि शुभम जायसवाल और उनके पिता भोला प्रसाद जायसवाल उस रैकेट का हिस्सा थे जो कफ सिरप के नाम पर नशे का कारोबार कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ये सिरप न सिर्फ देश के कई राज्यों में बल्कि नेपाल और बांग्लादेश तक भेजा जाता था। हालांकि पुलिस ने शुभम जायसवाल के पिता को पिछले महीने ही कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया था। उधर विजय हजारे ट्रॉफी में रिंकू सिंह ने चंडीगढ़ के खिलाफ शतक जड़ दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के कैप्टन रिंकू सिंह ने 60 बॉल पर नॉट आउट 106 रन बना दिए। राजकोट में हुए मैच में यूपी ने चंडीगढ़ को 227 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूपी ने 367 रन बनाए। रिंकू सिंह के साथ आर्यन जोयाल ने भी शतक लगाया। बाद में चंडीगढ़ की टीम 140 रन पर ऑल आउट हो गई। विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेलते हुए विराट कोहली के बल्ले से एक बार फिर रन बरसे। उन्होंने गुजरात के खिलाफ 61 गेंदों में 77 रन की पारी खेली। इससे पहले कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ शतक लगाया था। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से खेलने उतरे रोहित शर्मा उत्तराखंड के खिलाफ पहली ही गेंद पर आउट हो गए। जयपुर में खेले गए इस मैच में मुंबई ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 331 रन बनाए। मुशीर खान और सरफराज खान ने 55-55 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेले जा रही एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई, जबकि इंग्लैंड की टीम 110 रन ही बना सकी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 42 रन की बढ़त मिल गई। इधर बिहार के भागलपुर में जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में जीत के जश्न के दौरान जिला परिषद सदस्य को दिल का दौरा पड़ने से अफरा तफरी मच गई। घटना उस वक्त हुई जब सभी लोग अध्यक्ष को बधाई दे रहे थे, मालाएं पहना रहे थे, और तभी जिला परिषद के वो सदस्य अचानक बेहोश हो गए। शिव कुमार मंडल नाम के उस सदस्य के बेसुध होते ही बाकी सदस्य घबरा गए। कुछ लोगों ने उनके चेहरे को थपथपाया ताकि उन्हें होश आए, लेकिन उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। इस दौरान एक व्यक्ति उनके सीने को लगातार दबाते रहे ताकि उनके शरीर में कोई हरकत हो। उनकी हालत देखकर वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन लोगों ने बिना देरी किए उन्हें गाड़ी में बैठाया और आनन फानन में पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया, क्योंकि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने से वहां मौजूद लोग घबरा गए। आशंका जताई गई कि उन्हें दिल का दौरा आया। इस बीच उन लोगों ने तुरंत गाड़ी बुलाई और उन्हें गोद में उठाकर ले गए। अस्पताल ले जाने से पहले उन लोगों ने उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की। इस दौरान कुछ लोग उनके चेहरे पर पानी डालते रहे और एक व्यक्ति लगातार उनके सीने पर दबाव बनाते रहे ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इसके बाद बिना देरी किए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उधर मध्य प्रदेश के रीवा में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम से बात करते वक्त एक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो गई। वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने हार्ट अटैक से मौत होने का दावा किया। और इस घटना से कुछ देर पहले वो बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के सवालों का जवाब देते नजर आए। कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? कौन सा कनेक्शन? बिजली का। बिजली का कनेक्शन न मिला होता तो क्या जलाते? डिटेल बताओ। उसका बिजली बिल आता हो। उसी दौरान उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो जमीन पर गिर पड़े। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने उन्हें संभालने की कोशिश की। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने एक ऐसे प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार करने का दावा किया जिन्होंने बंटी और बबली फिल्म देखकर गहनों की एक दुकान से 15 लाख रुपए के गहने उड़ा लिए थे। हैरानी की बात यह कि उन दोनों की उम्र 18 साल से थोड़ी ही ज्यादा है। पुलिस ने उनके पास से चोरी के गहने भी बरामद कर लिए और पुलिस के मुताबिक 22 दिसंबर को दोनों ने मिलकर इंदौर की पॉश कॉलोनी सिलिकॉन सिटी में मौजूद गहनों की एक दुकान में चोरी की थी। रात करीब 3:15 बजे एक व्यक्ति बड़ी सावधानी से दुकान में घुसकर गहनों को चुराता नजर आया था। उसने हाथों में एक कपड़ा ले रखा था और उसी कपड़े से वो गहने और दूसरी चीजों को पकड़ रहा था ताकि पुलिस को उसके हाथों के निशान न मिल सके। पुलिस के मुताबिक थोड़ी देर के अंदर उसने दुकान से सोने और चांदी के करीब 15 लाख रुपए के गहने चुरा लिए थे और गहनों की दुकान में चोरी की इस घटना का पता चलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई थी। तुरंत पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गईं।
दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालने का काम शुरू किया गया, लेकिन मास्क पहना होने की वजह से चोरी करने वाले की पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने घटना से कुछ दिन पहले के सीसीटीवी वीडियो की जांच की। उनमें एक लड़का और लड़की स्कूटर लेकर दुकान के आसपास घूमते नजर आए। इससे पुलिस को उन दोनों पर शक हुआ। जांच में पता चला कि दोनों ने कुछ रोज पहले दुकान से गहनों की खरीदारी भी की थी। इसके बाद पुलिस स्कूटर के नंबर से उन तक पहुंच गई। मोबाइल नंबर ट्रेस करते हुए दोनों को पुलिस ने भोपाल रेलवे स्टेशन के नजदीक पकड़ लिया और पुलिस की पूछताछ के दौरान दोनों ने गहनों की दुकान में चोरी करने की बात मान ली। पुलिस के मुताबिक लड़के का नाम प्रियांशु है और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में ग्राफिक्स डिजाइनर के तौर पर काम करता था, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी नौकरी चली गई थी। जबकि उसकी प्रेमिका बताई जा रही अंजना नाम की लड़की मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए ली जाने वाली परीक्षा नीट की तैयारी कर रही थी। दोनों इंदौर के ही एक इलाके में साथ रहते थे, लेकिन लड़के की नौकरी चली जाने से उनके सामने पैसों की तंगी आ गई थी। पुलिस ने दावा किया इसके बाद दोनों ने फिल्म बंटी और बबली देखकर चोरी करने का प्लान तैयार किया। बंटी और बबली की फिल्म देखी थी और फिर ये उसी से इंस्पायर होकर इन्हें लगा कि हमारी भी जो लाइफ की स्टोरी है वो बंटी बबली की तरह हम लोग भी साथ में रहें। और पुलिस के मुताबिक दोनों ने मिलकर इंदौर की सिलिकॉन सिटी कॉलोनी में मौजूद गहनों की दुकान में चोरी करने की साजिश रची और इसके लिए उन दोनों ने मिलकर कई दिन तक गहनों की उस दुकान के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की। मतलब दुकान कितने बजे खुलती है, कब बंद होती है, दुकान में कितने लोग काम करते हैं, और हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने के बाद दोनों ने मिलकर 22 दिसंबर को दुकान से लाखों रुपए के गहने चुरा लिए। पुलिस के मुताबिक चोरी करने के बाद दोनों ने इंदौर में गहने बेचने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने दावा किया उनकी उम्र कम होने की वजह से किसी ने भी उनसे गहने नहीं खरीदे थे। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रात्रि में जब भोपाल के ये लोग रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से उतर के जेल रोड साइड घूम रहे थे, तो वहां पर राव पुलिस ने इनको अपनी अभिरक्षा में लिया। पुलिस ने उनके पास से दुकान से चुराए 15 लाख रुपए के गहने बरामद कर लिए, लेकिन इस घटना के सामने आने की वजह से पूरे इंदौर शहर के लोग हैरान रह गए। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मारपीट करने वाले डॉक्टर पर हुई कार्रवाई के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। इससे पहले आईजीएमसी यानी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के उस डॉक्टर को निलंबित करने के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया था, क्योंकि राघव नरूला नाम के उस डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने अस्पताल में इलाज करवाने आए एक मरीज से मारपीट की, जिसके बाद भड़के लोगों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। यही वजह रही कि सुक्खू सरकार ने उन्हें निलंबित करने के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया था। और इसी बात से नाराज रेजिडेंट डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। जानकारी मिली कि इस ऐलान के बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम ने उनसे बातचीत की, लेकिन इसके बावजूद वो हड़ताल की बात पर अड़े रहे। जानकारी मिली कि सरकार ने मामले की दोबारा जांच का भरोसा देते हुए आईजीएमसी अस्पताल में हंगामा करने वालों पर भी एक्शन लेने का भरोसा दिया। इधर उत्तराखंड के चमोली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू गाड़ी सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ती हुई खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिससे अफरा तफरी मच गई, क्योंकि वो गाड़ी सड़क से गुजरने के दौरान अचानक खाई में गिर गई। वो उस घुमावदार सड़क पर तेज रफ्तार में आती दिखी, तभी वो बेकाबू होकर फिसलती चली गई। इससे पहले कि ड्राइवर उस गाड़ी को संभाल पाता, वो रेलिंग तोड़ती हुई नीचे गिर गई। काफी देर तक वहां सफेद धूल का गुबार उठता रहा। दिल दहला देने वाला यह हादसा चमोली के नंदप्रयाग सैकोट मोटर मार्ग पर हुआ। हादसे के बाद कुछ लोग भागते हुए वहां पहुंचे और घायलों को बचाने में जुट गए। बाद में पुलिस और बाकी लोगों को खबर दी गई और हादसे के शिकार हुए लोगों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। दक्षिण पूर्व एशिया के देश थाईलैंड और उसके पड़ोसी देश कंबोडिया की जंग में चीन के हथियारों की पोल खुल गई। कंबोडिया को चीन का करीबी माना जाता है और वो चीन से बड़े पैमाने पर गोला बारूद और हथियार खरीदता रहा। उन हथियारों का इस्तेमाल उसने थाईलैंड के खिलाफ लड़ाई में भी किया। लेकिन चीन से खरीदा गया कंबोडिया का एक रॉकेट लॉन्चर हमले के दौरान ही फट गया। धमाका होने से पहले उसने दुश्मन पर रॉकेट भी दागे। थाईलैंड के खिलाफ युद्ध में कंबोडिया के सैनिकों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्होंने थाईलैंड पर हमले के लिए चीन से मिले रॉकेट लॉन्चर को भी मैदान में उतार दिया, ताकि दुश्मन के इलाकों पर बमबारी कर उन्हें तहस नहस किया जा सके। लेकिन चीन का वो हथियार कंबोडिया के सैनिकों पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि हमले के दौरान ही उस रॉकेट लॉन्चर में विस्फोट हो गया और धमाका होते ही वो आग की लपटों से घिर गया।
चीन से मिले रॉकेट लॉन्चर के फटते ही कंबोडिया के सैनिकों में भगदड़ मच गई, क्योंकि वहां बाद में भी ब्लास्ट होते रहे। रॉकेट लॉन्चर के हमले में थाईलैंड को कितना नुकसान पहुंचा इसकी जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन उस रॉकेट लॉन्चर के फटने से कंबोडिया के 8 सैनिकों की जान चली गई। यानी चीन से खरीदा गया वो हथियार कंबोडिया के सैनिकों के लिए ही घातक साबित हुआ। उधर बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवक की बेरहमी से हुई हत्या के विरोध में राजधानी ढाका में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के मेमनसिंह में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद उनके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया था। और उसी घटना के विरोध में हिंदू समुदाय के कई लोग राजधानी ढाका में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए खूब नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों ने जुलूस भी निकाला और बैनरों और पोस्टरों के साथ अपना विरोध जताया। उन्होंने बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए मांग की कि दीपू चंद्र दास की हत्या करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि दीपू चंद्र दास की हत्या जिस तरीके से की गई थी उससे देखने वालों की रूह कांप गई। आरोप लगाया गया कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी और इसके बाद बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में सैकड़ों की संख्या में जुटे कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र दास को पीट कर मार डाला था। लोगों की भीड़ उन्हें उस फैक्ट्री से खींचकर बाहर ले गई थी जहां वो काम करते थे। उनकी मौत के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उनके शव को एक पेड़ से लटका दिया और उसमें आग लगा दी थी। इस घटना ने वहां रहने वाले हिंदुओं को खौफ से भर दिया था। बांग्लादेश में कुछ रोज पहले छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद यह हिंसा भड़की थी और उसके बाद कई शहरों में हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। इधर अमेरिका की सेना ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। हमला अफ्रीकी देश नाइजीरिया में किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि आईएसआईएस के आतंकी नाइजीरिया में ईसाई समुदाय के लोगों की हत्या करते आए हैं और इसीलिए अमेरिकी फौज ने नाइजीरिया में मौजूद आईएसआईएस के अड्डों पर कहर बरपा दिया। अमेरिकी युद्धपोत से एक-एक कर कई मिसाइलें दाग दी गईं। यह हमला प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से में मौजूद गिनी की खाड़ी से किया गया। दावा है कि अमेरिकी मिसाइलों ने करीब 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद नाइजीरिया के सोकोतो राज्य में कई आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। हालांकि इस हमले में आईएसआईएस के कितने आतंकी मारे गए इसकी जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर नाइजीरिया में ईसाई समुदाय पर अत्याचार नहीं रुके तो इस तरह के हमले जारी रहेंगे। इधर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। पटना में 10 सर्कुलर रोड पर मौजूद आवास से उनका सामान आधी रात के वक्त शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि बिहार में नई सरकार बनने के बाद उन्हें नया आवास आवंटित किया गया। उन्हें 25 नवंबर को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया था और नोटिस मिलने के 1 महीने बाद उस आवास से सामान शिफ्ट कर दिया गया। पुराने आवास से गाड़ियों में भरकर सामान निकाला गया। रात के वक्त वहां गाड़ियों का आना जाना लगा रहा। राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं। वो जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर रोड पर मौजूद इस सरकारी आवास में रह रही थी, लेकिन उन्हें हार्डिंग रोड इलाके में नया आवास आवंटित किया गया और राबड़ी देवी के आवास खाली करने के मुद्दे पर आरजेडी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार सरकार पर लालू परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। सरकार जिस तरह से अपमानित करना चाह रही है आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी को, संयुक्त बिहार के, जब झारखंड भी साथ था उस समय के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, जननेता हैं, सरकार जासूसी करवा रही है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास का। ये सब चलने वाला नहीं है, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने बिहार सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया और रात के अंधेरे में सरकारी आवास खाली करने के मुद्दे पर बीजेपी ने लालू परिवार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि आरजेडी के नेता बिहार में हुए बदलाव से डरे हुए हैं। छाती पीट कर कहते थे कि लालू यादव जी का आवास खाली नहीं होगा, लेकिन हकीकत देखिए, रात के अंधेरे में गमले पौधे तक समेटकर चोरी छिपे घर खाली कराया जा रहा है। यही आरजेडी का असली चरित्र है। दिन में गुंडागर्दी की भाषा, रात में कानून का डर। बीजेपी ने लालू परिवार पर सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। इधर दिल्ली में वीर बाल दिवस पर 20 बच्चों को सम्मानित किया गया।
दिल्ली में वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया। 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वाले बच्चों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर पर जवानों को चाय नाश्ता देने वाले फिरोजपुर के श्रवण सिंह भी शामिल रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों से मुलाकात की। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए एक मंच भी तैयार की। सौभाग्य की एक बात यह कि जब से सरकार के स्तर पर बड़े पैमाने पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाने लगा है, तब से पब्लिक ये तो जान गई है कि ये एक अहम दिन है, लेकिन इसकी कहानी अब भी कम ही लोग जानते हैं। इसका इतिहास क्या है, भारत के इतिहास में ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा लोगों को अब भी आइडिया नहीं है। 300 साल से ज्यादा पहले की बात है ये। उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब गद्दी पर बैठा था, जो अपनी सख्त धार्मिक नीतियों के लिए जाना जाता था। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए दिल्ली गए। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम अपनाने को कहा, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए जान देना बेहतर है। आखिरकार 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया था। यह बलिदान धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का प्रतीक बना। इसके बाद सिर्फ 9 साल की छोटी उम्र में उनके बेटे गोविंद राय सिखों के 10वें गुरु बने, गुरु गोविंद सिंह। पिता की शहादत ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने सिखों को मजबूत बनाने का फैसला किया और साल 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। यह एक नया समुदाय था, संत भी और सिपाही भी। अमृत छकाकर 5 समुदायों से 5 प्यारे चुने गए और सिखों को समानता, बहादुरी और न्याय की राह पर चलने का संदेश दिया गया। जातियों और समुदायों की पहचान के बजाय नाम में सिंह और कौर लगाया गया, यानी शेर। हर सिख गुरु का सिंह था। इससे सिखों में नई ताकत आई। वो अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हुए। साल 1704 का वो वक्त था। सिखों की बढ़ती ताकत ने औरंगजेब को परेशान कर दिया था। पहाड़ी राजाओं जैसे कहलूर के अजमेर चंद और अन्य राजाओं को भी लगने लगा कि आनंदपुर साहब में गुरुजी की शक्ति उनके लिए खतरा बन रही है। औरंगजेब के हुक्म से मुगल फौज सिरहिंद के वजीर खान और अन्य कमांडरों की अगुवाई में और पहाड़ी राजाओं की सेनाओं ने मिलकर मई 1704 से अनंतपुर साहब पर घेराबंदी डाल दी। महीनों तक यह घेराबंदी चली। मई से दिसंबर आ गया। बाहर विशाल फौजें, अंदर गुरुजी, उनका परिवार, कुछ हजार बहादुर सिख। रसद बंद हो गई, भोजन खत्म हो गया, लेकिन सिखों का हौसला बुलंद था। आखिरकार दिसंबर 1704 की ठंडी रात में गुरुजी ने परिवार समेत आनंदपुर साहब छोड़ दिया। और यहीं से शुरू हुई वो दिल दहला देने वाली कहानी जो वीर बाल दिवस का आधार है। दिसंबर 1704 की वो काली, ठंडी और तूफानी रात थी। कहते हैं आनंदपुर साहब से निकलते समय अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। बारिश तेज हो रही थी, हवाएं गरज रही थी। गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार, माता गुजरी जी, गुरुजी के 4 बेटे यानी 4 साहिबजादे, माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर और कुछ सिखों के साथ रात के अंधेरे में किले से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वो सिरसा नदी के किनारे पहुंचे, वहां मौत का तांडव मचा हुआ था। बारिश से नदी उफान पर थी, पानी का तेज बहाव, लहरें आसमान छू रही थी। परिवार ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन अचानक मुगल सेना ने पीछे से हमला कर दिया। तीरों की बौछार, चीखें, अफरा तफरी, पानी का शोर, घोड़ों की टापें, सब ने मिलकर एक खौफनाक मंजर बना दिया। तेज बहाव में परिवार बिखर गया। छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ एक तरफ बह गए। माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर अलग हो गई। गुरुजी अपने बड़े साहिबजादों और कुछ सिखों के साथ दूसरी तरफ पहुंच गए। कीमती सामान, खजाना, किताबें सब पानी में बह गया। वो रात सिख इतिहास की सबसे दर्दनाक रात बन गई, जहां एक परिवार मौत के मुंह से निकलते हुए बिछड़ गया। छोटे बेटे जोरावर सिंह सिर्फ 8 साल के थे और फतेह सिंह तो सिर्फ 6 साल के थे। अपनी दादी माता गुजरी के साथ थे।
नदी के उफान से बिछड़ने के बाद ठंडी अंधेरी रात में माता गुजरी जी 8 साल के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और 6 साल के फतेह सिंह को लेकर भटक रही थीं। थकावट से बेहाल वो अपने पुराने रसोइये गंगू के गांव में पहुंची। गंगू पहले गुरु के घर में काम करता था, इसलिए माता जी को लगा कि वो मदद करेगा। उन्होंने उसके घर में रात गुजारी, लेकिन लालच की आग में गंगू ने रात को चुपके से माता गुजरी जी की थैली से सोने की अशर्फियां चुरा ली बताते हैं। सुबह जब चोरी का पता चला तो गंगू ने अपने ऊपर इल्जाम लगने पर गुस्से में मुगल अधिकारियों को खबर कर दी कि गुरु गोविंद सिंह जी की मां और बेटे उसके घर पर हैं। अचानक गांव में हंगामा मच गया। मुगल सिपाही घोड़ों पर सवार होकर तलवारें चमकाते हुए उसके घर आ गए। दरवाजे तोड़कर वो घुसे, लेकिन वो दोनों छोटे बच्चे डरे नहीं। वो सिंह डरे नहीं, वो खड़े हो गए। माता गुजरी ने उन्हें सीने से लगाया और मंत्र दिया कि तुम गुरु के सिंह हो, वाहे गुरु का नाम जपना, डरना नहीं है। सिपाही उन्हें घसीटते हुए ले गए। 8 साल के जोरावर सिंह, 6 साल के फतेह सिंह। रास्ते में लोग देखते रह गए। 2 मासूम बच्चे और बुजुर्ग दादी जंजीरों में जकड़े हुए उनको सिरहिंद ले जाया गया। सिरहिंद के किले में गर्मी के टाइम के लिए एक टावर बनाया गया था। उसका नाम था ठंडा बुर्ज, लेकिन सर्दियों में उसी ठंडे बुर्ज में हड्डियां कपाने वाली ठंड होती थी। उस ऊंचे ठंडे बुर्ज में उनको कैद कर दिया गया, जहां दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में हवाएं हड्डियां जमा देती हैं। जमीन ठंडी, दीवारें ठंडी, कोई कंबल नहीं। माता गुजरी उन्हें अपनी गोद में लेकर गुरबानी सुनाती रहीं, बच्चों को हिम्मत बांधती रहीं। सोचिए, 8 साल के और 6 साल के थे वो। बाहर बर्फीली रात, अंदर अंधेरा, बच्चे जपते हुए वाहे गुरु, वाहे गुरु। फिर बुलावा आया। उनको सिरहिंद के गवर्नर वजीर खान के दरबार में बुलाया गया। विशाल हॉल, चारों तरफ मुगल अधिकारी, काजी, मौलवी, सिपाही, सबकी नजरें दरवाजे पर कि गुरु गोविंद सिंह के बेटे कैद में लाए जाएंगे और पेश किए जाएंगे। अचानक दरवाजा खुला। आए 2 छोटे छोटे बच्चे। साहबजादा जोरावर सिंह सिर्फ 8 साल के, साहबजादा फतेह सिंह महज 6 साल के। ठंड में वो शरीर, लेकिन सिर ऊंचा, आंखों में वही आग, गुरु की दी हुई सीख की आग। कहते हैं वो छोटे बच्चे उन हालात में भी ऐसे चलते हुए आए जैसे राजकुमार चलते हैं। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये बच्चे हैं या शेर के बच्चे हैं? वजीर खान ने अपनी ऊंची कुर्सी से झुककर देखा। उसने आवाज को नरम करके बोला, बच्चों, तुम गुरु गोविंद सिंह के बेटे हो, इस्लाम अपना लो। दरबार में फुसफुसाहट हुई। वजीर खान फिर बोला, इस्लाम अपना लो और सारा राजपाट फिर तुम्हारा होगा। लेकिन जोरावर सिंह क्या बोले, फतेह सिंह क्या बोले? 8 साल के जोरावर और 6 साल के फतेह सिंह क्या बोले? साहिबजादे उस भरे दरबार में क्या बोले? हम गुरु के सिख हैं, हम गुरु की राह नहीं छोड़ेंगे। दरबार में हलचल हो गई। काजी बच्चों को डराने लगे। हालांकि मलेर कोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने खड़े होकर कहा कि ये बच्चे हैं, इनको छोड़ दो, लेकिन वजीर खान का चेहरा क्रोध से लाल हो गया कि इतने छोटे बच्चों ने भरे दरबार में उसको जवाब दे दिया। बच्चों को रात भर सोचने का समय दिया गया। फिर से ठंडे बुर्ज में माता गुजरी ने उन्हें गले लगाया, गुरबानी सुनाई और बच्चों की हिम्मत बांधी। सुबह फिर दरबार में उनको ले जाया गया। आखिरी मौका दिया गया। वही लालच, वही धमकियां दी गईं, लेकिन बच्चों का भी जवाब वही रहा, अटल रहा, अडिग रहा कि हम अपने पिता के सिख हैं, हम गुरु नानक की राह पर ही चलेंगे, हम गुरु के सिंह हैं। दरबार में खामोशी छा गई। वजीर खान का गुस्सा फूट पड़ा। बच्चे तैयार थे, साहिबजादा जोरावर सिंह तैयार थे, साहिबजादा फतेह सिंह तैयार थे। वो दरबार से चले, सिर ऊंचा करके उनको कोठरी में ले जाया गया, दीवार के सहारे खड़ा किया गया। साहिबजादे जपते रहे, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। मजदूर बुलाए गए, ईंटें मंगवाई गई। मजदूरों ने दीवार के सहारे खड़े बच्चों के सामने जमीन पर ईंटें लगानी शुरू की, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, दीवार के सामने दीवार बनाते हुए। बीच में साहिबजादे, 8 साल के जोरावर सिंह, 6 साल के फतेह सिंह। वाहे गुरु, वाहे गुरु। मजदूर ईंटें लगाते गए। दीवार साहिबजादों के घुटनों तक पहुंच गई, लेकिन बच्चों के चेहरे पर कोई डर नहीं आया। उन्हें सिर्फ याद था कि वो सिंह हैं, गुरु के सिंह हैं। वो गुरु का नाम जपते गए, वाहे गुरु, वाहे गुरु। ईंटें रखी जाती रहीं, एक एक करके दीवार ऊंची होती रही। बच्चों की कमर तक दीवार पहुंच गई। बच्चे शांत, आंखें बंद, गुरु का नाम जपते रहे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि दीवार उनके सीने तक पहुंची तो चमत्कार हो गया, दीवार गिर गई। बच्चे अटल खड़े रहे।
मजदूरों को सिपाहियों ने फटकारा, दीवार बनानी फिर से शुरू की गई। वाहे गुरु, वाहे गुरु। दीवार गर्दन तक पहुंच गई, सांसें रुकने लगीं। वाहे गुरु, वाहे गुरु। दीवार खड़ी होती गई, लेकिन साहिबजादे नहीं झुके। उन्होंने कोई गुहार नहीं लगाई, सिर्फ वाहे गुरु, वाहे गुरु। सिपाहियों के कानों में सिर्फ वाहे गुरु, वाहे गुरु। बौखलाहट में जल्लाद ने तलवारें निकाल ली। उन छोटे बच्चों के सामने उस मुगल साम्राज्य के जल्लाद ने तलवारें निकाल ली और साहिबजादे अमर हो गए। खबर ठंडे बुर्ज तक पहुंची तो प्रार्थना में लीन माता गुजरी ने भी प्राण त्याग दिए। मुगल मिट्टी में मिल चुके हैं और वो जगह आज फतेहगढ़ साहिब है। जहां वो दीवार थी, वहां आज गुरुद्वारा खड़ा है, गुरु का द्वार खड़ा है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। 100 बात की एक बात। उधर चंडीगढ़ पुलिस ने नकली नोट छापने के आरोप में 5 लोगों को दबोच लिया। चंडीगढ़ पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 500, 200 और 100 के 1777 नकली नोट बरामद किए जाने का दावा किया गया। पुलिस ने अलग अलग राज्यों में फैले इस गिरोह के नेटवर्क की तलाश शुरू कर दी। विदेशी निवेशकों की बिकवाली से शेयर बाजार दबाव में रहा। सेंसेक्स 367 अंक गिरा तो निफ्टी भी लुढ़ककर 26,042 पर आ गया। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 1 लाख करोड़ रुपए डूब गई। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी और टेलीकॉम इंडेक्स में रही, जबकि मेटल और डिफेंस इंडेक्स में मजबूती दिखी। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भोंपू बजाकर शोर मचा रहे एक लड़के को सुरक्षा बल के जवान ने सबक सिखाया। जवान ने उसके हाथ से भोंपू छीन लिया और फिर उस लड़के के कान पर भोंपू रखकर बजाने लगे, क्योंकि वो लड़का वहां लोगों को परेशान करता पकड़ा गया। उस दौरान वहां कुछ और लोग भी जमा हो गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसके बाद वो जवान उसके कान पर भोंपू रखकर बजाने लग गए। और फिर लड़के ने जवान के सामने कभी ऐसी गलती नहीं करने की कसम खाई। उधर मध्य प्रदेश के रतलाम में एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क के बीचों बीच पलट गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। ट्रक पलटने की वजह से सड़क से गुजर रही 2 मोटरसाइकिलें हादसे का शिकार हो गई। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार एक महिला को काफी चोट आई, क्योंकि मटर की बोरियों से भरा ट्रक अचानक सड़क के बीचों बीच पलट गया। इस दौरान सड़क की दूसरी तरफ से आ रही 2 मोटरसाइकिलें उसकी चपेट में आ गईं। ट्रक के पलटते ही उस पर रखी बोरियां भर भराकर सड़क पर गिर गईं, जिससे मोटरसाइकिल चला रहे लोगों का संतुलन बिगड़ा और वो मोटरसाइकिल समेत जमीन पर गिर के पड़े। डरा देने वाला यह हादसा रतलाम के गीता मंदिर रोड के पास हुआ। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर वहां से फरार हो गया। इस बीच सड़क के आसपास मौजूद लोग मोटरसाइकिल सवार लोगों की मदद के लिए भागे। उन्हें उठाने के बाद लोगों ने मिलकर सड़क पर पलटे ट्रक को सीधा खड़ा किया।